गुड मॉर्निंग क्लास। आपको अभी हम करा रहे हैं रिवीजन, जिसमें आरोह के पद्य खंड में हम पढ़ रहे थे चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। इसके अंतर्गत आज अर्थ ग्रहण के आधार पर प्रश्नोत्तर और प्रश्नों के उत्तर। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बारम संग साथ रह चला जाएगा, जब कलकत्ता बड़ी दूर है कलकत्ता, उसे कैसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, पढ़ लेना अच्छा है। कवि प्रस्तुत पंक्तियों में चंपा को शिक्षा का महत्व बता रहे हैं कि शिक्षित होने पर, पढ़े लिखे पर होने पर किस प्रकार पढ़ाई काम आती है। कवि कहते हैं कि चंपा पढ़ लिख लेना अच्छी बात है, तुम्हारी जब शादी हो जाएगी ससुराल चली जाओगी, माने आज जहाँ वहाँ से बहुत दूर यदि रहो तो कुछ दिनों बाद यदि काम से, व्यवसाय के संबंध में या किसी कारण से तुम्हारा पति जब तुमसे दूर चला जाए तो उसको संदेशा देना, माने पत्र लिखना आदि। और यदि उसका पत्र आए तो पढ़ना कैसे करोगी, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम पढ़ लिख लो, यही अच्छी बात है। इसमें कवि ने उसके स्तर पर, माने जिस स्तर पर वो समझ पाएगी कि पढ़ाई का महत्व क्या है, समझाने का प्रयास किया है। ब्याह, गौना, बालम जैसे स्थानीय शब्दों का प्रयोग है। और अर्थ ग्रहण के आधार पर प्रश्न है, कवि ने चंपा को पढ़ाई करने के लिए किस प्रकार प्रेरित किया, माने कैसे किया। क्योंकि पढ़ी लिखी वह थी नहीं, लड़की थी, कुछ समय बाद शादी होगी और दूर चली जाएगी, तो उसको उसी के स्तर पर बताते हैं कि तुम ससुराल चली जाओगी, अपने पिता को संदेश देना है या अपने पति को संदेश देना है, पत्र लिखना है या उनका पत्र आता है तो पढ़ना है, तो उस समय तुम्हारी पढ़ाई काम आएगी। इस प्रकार कवि तर्क देते हैं कि पढ़ लो। चंपा विवाह के पश्चात कहाँ चली जाएगी, उदाहरण के लिए बता रहे हैं कलकत्ता, माने अपने स्थानीय जगह से बहुत दूर। और कवि यह कहना चाहते हैं कि तब पढ़े लिखे ना होने पर उसे पछतावा होगा। इसी प्रकार अगले पद्यांश में है, चंपा बोली तुम कितने झूठे हो, देखा हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी न करूँगी, और कभी जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम के संग साथ रहूंगी, कलकत्ता मैं कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। इन पंक्तियों में कवि ने साक्षरता के महत्व को चंपा को समझाना चाहा है। और जिस प्रकार जैसे जिसका स्तर होता है वैसे ही तर्क देते हैं, वैसे ही शिक्षा के दूसरे पक्ष को भी कवि ने चंपा के माध्यम से बताया है कि जो निरक्षर व्यक्ति हैं वे पढ़ाई का अंतर विरोध, माने किस प्रकार तर्क दे रही है कि पढ़ाई लिखाई के प्रति क्यों उदासीन है। कवि चाहते हैं कि पढ़ लिख कर वह जब जाए ससुराल और उसका पति दूर चला जाए तो संदेश देने या पत्र पढ़ने के काम आए, तो उसी को वह तर्क देती है कि तुम कितने झूठे हो, माने पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छा होता है ये कह रहे हो, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद ये बता रहे हो कि वह दूर चला जाएगा, कौन, उसका पति। तो कलकत्ता ये प्रतीक बताया गया है पलायन का, कि पढ़े लिखे लोग जहाँ उनको अच्छी नौकरी मिले, अच्छी जगह जहाँ काम मिले वहाँ तुरंत चले जाते हैं। तो चंपा यह कहना चाहती है कि पढ़े लिखे लोग रिश्तों को महत्व नहीं दे पाते, माने मुझे छोड़कर चला जाए मेरा पति, यह मैं चाहती ही नहीं हूँ। इस प्रकार तर्क देती है पढ़ाई के प्रति। कलकत्ते पर बजर गिरे से तात्पर्य है जिन कारणों से अपने दूर हो जाते हैं, जैसे अभी कवि बता रहे हैं कि तुम्हारा पति जब दूर कलकत्ता चला जाएगा, तो ऐसे ही वह कह रही है कि जिन कारणों से अपनों को छोड़कर लोग चले जाएं, ऐसा कारण ही नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा ने कवि को झूठा क्यों कहा, क्योंकि अपने स्तर पर कवि तर्क देकर बता रहे हैं कि पढ़ाई का महत्व उसके लिए क्या हो सकता है।
तो कवि जो पढ़े लिखे हैं उन्हें यह लग रहा है कि लोग अपने से दूर चले जाते हैं तो पढ़ाई लिखाई काम आएगी। चंपा जो नहीं पढ़ी है उसे यह तर्क लग रहा है कि पढ़े लिखे लोग अपनों को तुरंत छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए पढ़ाई अच्छी चीज नहीं है। कवि को वह कहना चाहती है कि तुम झूठे हो, कह रहे हो पढ़ाई अच्छी है काम आएगी, लेकिन ऐसा भी क्या कि लोग अपनों से दूर हो जाएं, माने पलायन का विरोध कर रही है। विवाह के पश्चात चंपा की क्या चाहत है कि मैं जहाँ भी जाऊं वहाँ कोई मुझसे दूर ना हो, मेरा पति मुझसे दूर ना जाए और हम एक साथ ही रहें। चंपा ने कलकत्ता पर वज्र गिरे, यह वज्र गिरने की बात क्यों की है? इसमें पलायन की प्रवृत्ति को बताया गया है कि पढ़ाई के बाद वह तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, पढ़ा लिखा होगा और नौकरी में दूर चला जाएगा। तो ऐसे कारण जिनसे लोगों की रिश्तेदारी दूर हो जाती है, माने कलकत्ते पर वज्र गिरे से तात्पर्य है जिन कारणों से लोग अपने से दूर होते हैं वे न हो, विपत्ति आए माने ये कारण ही न हो। उपरोक्त काव्यांश किस पाठ से उद्धृत है? ऐसे आपको प्रश्न बनाकर दिए जाएंगे कि आपको पढ़कर यह मालूम होना चाहिए। इसमें संदर्भ प्रसंग अर्थ लिखने न भी कहा जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि यह किस पाठ से, इसके कवि कौन है, इस प्रकार। इसी प्रकार इसमें और प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, चंपा ने ऐसा क्यों कहा है कि कलकत्ता पर वज्र गिरे? उत्तर, चंपा नहीं चाहती कि उसका पति उसे छोड़कर दूर चला जाए, माने इसके माध्यम से कवि ने पलायन की प्रवृत्ति को बताया है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति नौकरी के लिए चला जाता है, वैसे ही तुम्हारा पति जब तुमसे दूर चला जाएगा तो तुम उसे पत्र लिख पाओगी और तुम पत्र को पढ़ पाओगी। तो चंपा यह चाहती है कि ऐसे कारण जिससे लोग अपने को छोड़कर चले जाते हैं उस पर विपत्ति आए, ये इसलिए वह कहती है कलकत्ता पर वज्र गिरे। अगला प्रश्न है, कवि ने चंपा की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? कौन सी विशेषताएं बताई है? सबसे पहले उसकी क्या विशेषता है? उसको किसका प्रतीक बनाया है कवि ने? निरक्षर, माने चंपा निरक्षर है, उसे ये अक्षर जो हम पढ़ते लिखते हैं वे मात्र काले चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। और दूसरा शरारती स्वभाव की है, कभी कवि का कागज तो कभी पेन छिपा देती है। तीसरा, वह सीधी और भोली है, जैसे कवि तर्क दे रहे हैं वैसे ही वह भी तर्क देकर शिक्षा का विरोध कर रही है। वह स्पष्टवादिनी है, माने स्पष्ट बोल रही है, जैसे कवि बोल रहे हैं तो उसके साथ साथ हामी भरने के बजाय जितना अच्छा कवि तर्क दे रहे हैं उतने ही स्पष्ट अपने मन में जो बात है उसको कह रही है। वह मेहनती है, माने जो चौपाया है जानवर है उनके यहाँ उसको रोज चराने वह जाती है, ऐसा नहीं है कि काम से जी चुरा रही है, वह तो एक तर्क दे रही है। और उसकी विशेषता है कि पलायन का विरोध कर रही है, परिवार में एक साथ रहना चाहती है और सबको मिलकर रखना चाहती है। दूसरा प्रश्न है, यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो तब भी क्या कवि से ऐसी बातें करती? क्या करती? पढ़ी लिखी होती तो तर्क इस प्रकार से ना देती, उसे किसी और प्रकार से अन्य शब्दों में करती, बनावटीपन होता, माने वह यह चाहती कि अब बोल रहे हैं तो किस प्रकार इसको स्पष्ट ना कहूँ, तो कुछ और कारण ढूंढती। इस प्रकार वह अपनी चंचलता और अपने स्वभाव को नहीं दर्शा पाती। इस कविता में पूर्वी प्रदेश की स्त्रियों की विडंबना है, बताया गया है कि जिस प्रकार उसको रखा जाता है वैसे ही रहना पड़ता है। कवि ने उसी को इंगित किया है कि जब दूर चली जाओगी तो तुम्हारे काम आएगा। तो कवि यह चाहते हैं कि प्रत्येक जगह शिक्षा का संदेश है कि लड़कियों को पढ़ा लिखा होना ही चाहिए, ताकि समय पड़े जब वे अपनों से दूर हों तो उन तक संदेशा भेज पाएं, या उनका कोई संदेशा आता है तो उसे वे जान पाएं, उन्हें किसी और पर निर्भर न रहना पड़े। इस प्रकार
शिक्षा का महत्व बताते हुए कवि चाहते हैं कि इन इलाकों में भी स्त्रियां पढ़ी लिखी हों।